एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो आप लोन लेते हैं उस पे जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट हम हर साल पे करते हैं उस इंटरेस्ट के कंपोनेंट पे मिलने वाली डिडक्शंस के बारे में। आज हम इस वीडियो में 4 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं। सेक्शन 80E, 80EE, 80EE एंड 80EE। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80E, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। सेक्शन 80E बात करता है कि अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है तो उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80E के अंदर मिल सकती है। बट द थिंग इज़ कि जो आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है वो सबसे पहली बात किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए। सेकेंडली, जो आप लोन ले रहे हैं वो या तो आप खुद के लिए ले रहे हैं या अपनी स्पाउस, चिल्ड्रन या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए ले रहे हैं जो इसके आप लीगल गार्जियन हैं। सो इस केस में आप जो भी लोन लेते हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए आप ले रहे हैं उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट का कंपोनेंट पे कर रहे हैं उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। Section 80E provide deduction to an individual assessee in respect of any interest on loan paid by him in the previous year out of his income chargeable to tax. The loan must be taken for the purpose of higher education of spouse, children or a person for whom assessee is a legal guardian, and the loan should be taken from financial institution or the approved charitable institution. तो यहाँ पे कितनी कंडीशंस होंगी? देयर इज 3 कंडीशन। सबसे पहला आपका हायर एजुकेशन के लिए लोन होना चाहिए। सेकेंडली, आपका लोन आपके लिए, आपके स्पाउस, बच्चे या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसके आप लीगल गार्जियन हैं उसी के लिए लोन होना चाहिए। थर्ड थिंग, लोन आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि आपको कितना डिडक्शन इसमें मिलेगा। द अलाउड डिडक्शन इज द टोटल इंटरेस्ट ऑफ EMI दैट वन पेड ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अपनी EMI में जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट पे करा है वो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आप एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के अंदर। देर इज़ नो लिमिट फॉर द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, बट द थिंग इज़ कि जब भी आप अपना डिडक्शन क्लेम करेंगे उस टाइम पर आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर का जिसमें इंटरेस्ट का अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में इतना इंटरेस्ट पे किया है, तो आप उस इंटरेस्ट के अमाउंट को क्लेम कर पाएंगे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट अलग मेंशन होगा और प्रिंसिपल का अलग मेंशन होगा, क्योंकि प्रिंसिपल के कंपोनेंट की डिडक्शन आपको इस सेक्शन में नहीं मिलती है। Another limit is the deduction under section 80E can be claimed for a maximum 8 assessment year. इन्होंने अमाउंट के ऊपर तो कोई लिमिटेशन नहीं लगाई है, बट हाँ नंबर ऑफ असेसमेंट ईयर का इन्होंने यहाँ पे लिमिट कर दिया है कि आप 8 असेसमेंट ईयर से ज़्यादा के लिए इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका लोन 8 साल से ज़्यादा सालों के लिए है तो आप मैक्सिमम 8 ईयर्स का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। और मान लीजिए आपने सिर्फ 5 ईयर्स का जो लोन है वो कराया है तो आप 5 ईयर का डिडक्शन क्लेम करेंगे, उसके बाद आप क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका लोन ओवर हो चुका है, उसके बाद आपकी कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है ही नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम ईयर्स की लिमिटेशन है, दैट इज़ 8 असेसमेंट ईयर। और इस सेक्शन में क्लेम करने के लिए एक स्पेसिफिकली कंडीशन दी गई है। द टैक्स डिडक्शन कैन बी अवेल्ड बाय इंडिविजुअल ओनली अंडर वोज नेम द लोन इज टेकन एंड इज लाइबल टू पे द टैक्सेस। डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? जिसके नाम से वो लोन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि फैमिली में किसी की भी एजुकेशन पे लोन है तो आप डिडक्शन क्लेम कर लो, ऑल्दो आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं जा रही, आपके नाम पर लोन नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और कंडीशन उन्होंने दी है कि आपके नाम पर लोन होना चाहिए और आपके अकाउंट से EMI जारी होनी चाहिए, तभी ये हम प्रूव कर पाएंगे कि हाँ आप वो असेसी हैं जो इस डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स द सेक्शन 80E। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 80EE। सेक्शन 80EE टॉक अबाउट डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन। जो भी आप होम लोन पर लेते हैं
उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80EE में। सेक्शन 80EE की लॉ की लैंग्वेज क्या है? सेक्शन 80EE प्रोवाइड एडिशनल डिडक्शन in respect of interest on loan taken by an individual for the acquisition of residential house property from any financial institution। सेक्शन 80EE क्या कहता है कि इस सेक्शन के अंदर आप एडिशनल डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं जो भी आपने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट अमाउंट की, जो कि आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है। अब यहाँ पे ये एडिशनल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी जो होम लोन होता है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन ली थी अंडर सेक्शन 24B, जिसमें आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में ये कह रहे हैं कि उस सेक्शन में तो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे ही 2 लाख की, अदर देन दैट डिडक्शन आपको यहाँ पे एडिशनल डिडक्शन दी जा रही है अंडर सेक्शन 80EE। दैट मीन्स सेक्शन 24B में भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इस सेक्शन में भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप सेक्शन 80EE की सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो सेक्शन 80EE की क्या क्या कंडीशंस है? नंबर 1, द असेसी शुड नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी के लिए असेसी लोन ले रहा है उस प्रॉपर्टी के अलावा, मतलब वो उस असेसी की फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उससे पहले उसके पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसके नाम पर और कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल नेचर की नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन कि जो भी उसके हाउस की वैल्यू है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, जो उसका लोन सैंक्शन हो रहा है वो 2016-17 में हो जाना चाहिए। अप्रैल 16 से लेकर मार्च 17 तक का इन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि इस टाइम पीरियड में आपका लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए। फोर्थ कंडीशन कि जो आप लोन सैंक्शन करवाएंगे उसकी लिमिट 35 लाख या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा का आपका लोन नहीं होना चाहिए, तभी आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। अब बात आती है कि इस सेक्शन में आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज ₹50,000। द डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 अंडर सेक्शन 80EE इज ओवर एंड अबव द डिडक्शन ऑफ अप टू ₹2 लाख अवेलेबल अंडर सेक्शन 24। ये कह रहे हैं कि ये जो 50,000 की आपको रिबेट मिलेगी इस सेक्शन के अंदर, ये जो हम सेक्शन 24 में रिबेट क्लेम करते थे 2 लाख रुपए की, उसके एडिशनल हम आपको दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल आप 2,50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं होम लोन के इंटरेस्ट के ऊपर। बट द थिंग इज़ कि आपकी जो ये कंडीशंस इन्होंने दी हैं ये आप सेटिस्फाई करें तो आप फर्दर 50,000 की डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर लेंगे। तो सेक्शन 80EE क्लियर है सबको। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 80EE। Section 80EE talk about deduction for interest paid on home loan। Section 80EE भी बात करता है जो भी आपने होम लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी डिडक्शन के बारे में। अब ये बात आती है कि सेक्शन 80EE भी सेम डिडक्शन देता है, सेक्शन 80EE भी सेम डिडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके लिए हम समझ लेते हैं कि सेक्शन 80EE कहता क्या है। Under section 80EE, first time home buyers investing in affordable homes in India get ₹1.5 lakh income tax reduction on home loan interest payment. The benefit of section 80EE are applicable only if they buy an affordable property। affordable property की definition में इन्होंने कह दिया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख तक है तो आप अफोर्डेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा है तो वो इस डेफिनेशन में नहीं आएगा विद द हेल्प ऑफ लोन। तो सेक्शन 80EE क्या कहता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं अंडर अफोर्डेबल होम स्कीम इन इंडिया तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख की रिडक्शन क्लेम कर पाएंगे इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं उसकी। और इसकी आप डिडक्शन कब क्लेम कर पाएंगे? अगर आपका जो वैल्यू है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वो 45 लाख या फिर उससे कम हो।
और आप ये प्रॉपर्टी कब तक परचेज कर लेंगे, इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए भी इन्होंने फाइनेंशियल ईयर बाउंड कर दिया है कि आपको ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे जो लोन है वो आपका 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 22 तक हो जाना चाहिए, तभी आप इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे। और कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपका इस सेक्शन में है 1.5 लाख अप टू द रीपेमेंट ऑफ लोन। यहाँ पे ये अप टू द रीपेमेंट ऑफ लोन वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो 1.5 लाख की लिमिट है आपकी, ये पूरे साल, पूरे आपके लोन के टेन्योर की लिमिट है कि अगर आपका लोन 8 इयर्स के लिए है, 10 इयर्स के लिए है, तो पूरे टेन्योर में आप इतनी ही इंटरेस्ट की रिबेट क्लेम कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेट्स सपोज आपने फर्स्ट ईयर में 35,000 इसमें से क्लेम कर लिया, तो रिमेनिंग ईयर्स में आप 1,15,000 और क्लेम कर पाएंगे। तो ये जो 1.5 लाख की लिमिट है, इन्होंने ये ओवरऑल लिमिट दी है और इस लिमिट को आप सेक्शन 24B की लिमिट के साथ क्लेम कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा सेक्शन 80EE में, उसी तरीके से सेक्शन EE में भी आप पहले सेक्शन 24B की 2 लाख की लिमिट को हमें अवेल करेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है सेक्शन 80EE में जो बोली गई है, फिर आप एडिशनल 1.5 लाख की लिमिट को अवेल कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन। और इस सेक्शन को क्लेम करने की कंडीशंस क्या क्या है। नंबर 1, द लोन सैंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड बिगनिंग 1st day of April एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 22। जो आपका लोन है वो अप्रैल 19 से लेकर मार्च 22 तक सैंक्शन हो जाना चाहिए। जो लोन की जो प्रॉपर्टी की जिसके अगेंस्ट आपने लोन लिया है वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 लाख या उससे कम। Assessee does not own any residential house property on the date of sanction of loan। जब भी वो लोन सैंक्शन कराने जा रहा है उसके पास उस दिन और कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए अदर देन दिस प्रॉपर्टी जिसके ऊपर वो लोन करा रहा है। तो ये 3 कंडीशन इस सेक्शन की है। सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EE में यही डिफरेंस है कि सेक्शन 80EE में जो आपका लोन है वो प्रीवियस ईयर 16-17 में हो जाना चाहिए। सेक्शन 80EE में जो आपका लोन है वो 19 से लेकर 22 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस सेक्शन को क्लेम कर पाएंगे। और आप कभी भी सेक्शन 80EE एंड सेक्शन 80EE एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। उसके पीछे प्रैक्टिकली आप कभी नहीं क्लेम कर पाओगे बिकॉज इनके जो फाइनेंशियल ईयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है और दोनों में ही ये कंडीशन डाली गई है कि आपके पास पहले से कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल लॉ में ये क्लियर कर दिया गया है, इन्होंने अलग से एक नोट मेंशन किया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं तो दोनों सेक्शंस में से आप एक ही सेक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अब सेक्शन 24B, 80EE एंड 80EE ये तीनों ही सेक्शन आपके इंटरेस्ट की बात करते हैं होम लोन की, तो इन तीनों को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इन शॉर्ट 24B कहता है कि डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड अप टू ₹2 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड इफ योर प्रॉपर्टी इज रेंटेड देन नो लिमिट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप सेक्शन 24B में क्लेम करना चाहते हैं तो 2 लाख तो आप क्लेम कर पाएंगे रेजिडेंशियल के केस में, और अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, आपने लेट आउट कर रखी है, तो देयर इज नो लिमिट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज। आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सारा इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन। सेक्शन 80EE कहता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो लोन आपने लिया है वो 16-17 में ले लेना होना चाहिए और आप फर्स्ट टाइम अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और इसमें जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो 50,000 रुपीज़ की मिलेगी। और सेक्शन 24B भी इसमें आप क्लेम कर सकते हैं जब भी आप इसको क्लेम कर रहे हो। तो सेक्शन 80EE कहता है कि मैक्सिमम डिडक्शन हम आपको 1.5 लाख की देंगे ड्यूरिंग द लोन टेन्योर, और इस सेक्शन में भी आप जो रिबेट क्लेम करेंगे वो सेक्शन 24B के साथ क्लेम कर सकते हैं। जो आपका लोन है वो 19 से लेकर 22 के बीच में हो जाना चाहिए और आप फर्स्ट टाइम रेजिडेंशियल होम बायर्स होने चाहिए अंडर द अफोर्डेबल स्कीम, अफोर्डेबल होम्स इंडिया स्कीम। और दोनों सेक्शंस आप 80EE एंड 80EE एक साथ क्लेम नहीं कर सकते अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं। तो
Now we'll move on to next section, section 80EEB. Deduction in respect of interest paid on loan taken for purchase of electric vehicle. अगर आपने ई व्हीकल परचेज किया है, उसके ऊपर अगर आपने लोन लिया है, उस लोन की इंस्टॉलमेंट में जो भी आप इंटरेस्ट का कंपोनेंट पे कर रहे हैं वो आप इंटरेस्ट को क्लेम कर पाएंगे अंडर सेक्शन 80EEB। सेक्शन 80EEB को क्लेम करने के लिए भी इनकी कंडीशंस हैं कि जब भी आप इस लोन की ईएमआई पे इंटरेस्ट क्लेम करें तो आपके पास और कोई ई व्हीकल नहीं होना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम ई व्हीकल परचेज कर रहे हैं जिसके ऊपर आप ये डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लोन है वो आपका अप्रैल 19 से लेकर मार्च 23 के बीच में जो है हो जाना चाहिए, तभी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। कितना डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे? जो आप इंटरेस्ट का अमाउंट है या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर अमाउंट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एवरी ईयर। और सेक्शन 80EEB में जो है आपकी जो ये फर्स्ट टाइम होम वाली जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिकॉज कई बार ये होता है कि हमारे पास पहले से ई व्हीकल है, आप दूसरा ई व्हीकल भी लोन पे ले रहे हैं तो आप उसकी गलती से डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो इसमें ही लॉ में एकदम क्लियर कट लिखा है that an individual who has taken loan for purchase of e-vehicle from any financial institution who has never owned any e-vehicle can avail tax benefit for interest payable on such loan। because जब भी हम कोई व्हीकल लेते हैं उस पर लोन हमारा 99% केसेस में होता है, तो यूजुअली असेसी ये गलती करता है कि अगर उसके पास पहले से भी व्हीकल है, दूसरा फिर ले रहा है तो वो उस पर भी डिडक्शन क्लेम कर लेता है। ऐसा नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम ई व्हीकल ले रहे हैं तभी इस सेक्शन के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये थे हमारे चारों सेक्शन 80E, 80EE, 80EEA एंड 80EEB। इन चारों ही सेक्शंस की आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी टैक्स फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी डिडक्शन आप अवेल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डोनेशन पे मिलने वाली डिडक्शंस के बारे में। थैंक्स अ लॉट।